नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 5 जुलाई और शुरू करते हैं 5 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया भी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे नए दिशा निर्देशों के साथ में जो बीमा योजना है इसको लॉन्च किया है। तो बीमा योजना को देखिए नए गाइडलाइंस के साथ में लॉन्च किया गया पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यस। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है जो वर्तमान में मेरे साथियों, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो उन्होंने वाईएसआर बीमा स्कीम के अंदर कुछ गाइडलाइंस के साथ ऐसे नया यहाँ पे लॉन्च किया है। हम जब देखिए बात करते हैं इस योजना के बारे में, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत अब यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए डायरेक्टली पे करने वाली इंश्योरेंस अमाउंट टू द फैमिली ऑफ द डिसीज टू द मेक द इंश्योरेंस क्लेम इजियर। और साथ ही साथ हम जब बात करेंगे इसके तहत यहाँ पे 1.32 लाख जो फैमिलीज हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे 750 करोड़ रुपए दिए गए थे पहली स्कीम के जो पहला फेज था 2020-21 के लिए। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1307 करोड़ रुपए है जो इसमें दिया जाएगा। अगर बात की जाए देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी देखिए मुख्यमंत्री है, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन, कैपिटल 3 है विशाखापट्टनम है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए यहाँ पे कर्नूल भी है और यहाँ पे अमरावती भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में देखिए जब बात की जाएगी तो वो कौन से पहले भारतीय बने हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स में इन 400 मीटर हर्डल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 400 मीटर हर्डल्स के अंदर देखिए क्वालिफाई करने वाले पहले जो भारतीय बने हैं वो बने यहाँ पे कौन मेरे साथियों, एमपी जावेद। देखिए तो यहाँ पे एमपी जावेद क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स में इन द 400 मीटर हर्डल्स। आपको बता दूं ये एथलीट है यहाँ पे इंडियन नेवी के अंदर और यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के 400 मीटर हर्डल्स में। ये पहले मेल इंडियन है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं 400 मीटर हर्डल्स में ओलंपिक्स के अंदर, खासकर टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। और 49.78 सेकंड के अंदर इन्होंने जो रेस है वो कंप्लीट कर दी है। ये फैक्ट आपसे पूछेंगे। अभी हाल ही में देखिए हुआ क्या साथियों कि यहाँ पे जो माना पटेल है ये पहली भारतीय महिला देखिए यहाँ पे तैराक बन चुकी हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं पर हम जब बात करते हैं साजन प्रकाश के बारे में, ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे जो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए थे किसमें, स्विमिंग के अंदर। तो इस साल होने वाला है टोक्यो ओलंपिक्स जो आपको बहुत ज्यादा पता है, मैं बहुत क्वेश्चंस पे करा चुका हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे तो भारतीय सेना ने यहाँ पे 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को अपने पहले बैच में शामिल किया है। मतलब वो यहाँ पे शॉर्ट स्पैन के लिए जो ब्रिज बिल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बनाने की बात की जा रही है। तो इस स्पैन जो ब्रिजिंग कैपेसिटी है ना, सिस्टम है, इसे किसके द्वारा डेवलप्ड और यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब सुना यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसे डिजाइन और डेवलप किया गया पे डीआरडीओ के द्वारा, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो की पे एलएनटी के द्वारा, दैट इज लार्सन एंड टुब्रो। तो इसमें जो सही आंसर वो एक्चुअली में सेकंड है, वो डीआरडीओ है जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। आप देख पाएंगे कि इंडियन आर्मी ने देखिए इंडक्ट किया पे शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को, और यहाँ पे 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है जो कॉर्प ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किए गए हैं इंडियन आर्मी के अंदर। और इसे देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ के द्वारा पे डिजाइन और डेवलप किया गया है। जबकि इसकी जो मुख्य मैन्युफैक्चरिंग है वो की जगह पे एलएनटी के द्वारा, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अब ये है क्या शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को, देखिए जहां पर ना, जहां पे जियोलॉजिकल कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, जहां पे आप कह सकते हैं देखिए कि ज्योग्राफिकल जो ऑब्स्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जैसे कोई नदी पड़ गई है, नाला पड़ गया, वहां से सेना को निकालना है, जहाजों को निकालना है, या फिर टैंक्स को निकालना है, या ट्रुप्स को निकालना है, तो वहां पर ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम देखिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ये क्या करते हैं देखिए बड़ी आसानी से जो गाड़ियां होती हैं, जो ट्रुप्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स से, जहां पे ये पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खासकर जो हिली एरियाज हैं और खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे इस तरह के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसे देखिए किसके द्वारा डिजाइन किया गया पे, तो डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया और मैन्युफैक्चरिंग किया गया पे एलएनटी के द्वारा। ये याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन बनने वाला आपके लिए। ठीक है, अच्छा टोटल जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, 492 करोड़ की है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा देखिए इसे कहने की मान्यता दे दी गई है। अभी हाल ही में देखिए जो एयर मार्शल है जिनका नाम है विवेक राम चौधरी, ये बने हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग जो वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर। ठीक है, एयर मार्शल बने हैं ये हमारे। तो यहाँ पे बी आर कृष्णा है देखिए जो 2 कर चुके हैं नए ओवर एज अ न्यू एओसी वेस्टर्न कमांड के अंदर। इंडियन आर्मी बता चुका हूं मैं कई बार। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए अभी हाल ही में जो वो केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल जी, तो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कौन सी ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर की जो बैठक है उसमें सम्मिलित हुए थे और इसे होस्ट भी किया, इसकी अध्यक्षता की है। इसका जो सत्य आंसर देखिए वहां पे 6th मीटिंग है, यस।
तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, जो यहाँ पे चेयर कर चुके हैं 6th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बात आप देख पाएंगे स्क्रीन के अंदर। इसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे 6th मीटिंग है जो कल्चरल मिनिस्टर की यहाँ पे की गई है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया यहाँ पे किसके बारे में, फॉर द एडवांसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। और यहाँ पे थीम क्या है, बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल सिनर्जी, ये इसमें थीम दी गई है। इनका कहना यह है कि संस्कृति ऐसा माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं और परिवेश के साथ बात भी सहज संवाद स्थापित कर देता है। और ऐसी ही गौरवशाली पल के ने मुझे इस ब्रिक्स सम्मेलन देशों में संस्कृति की बैठक का अध्यक्षता का जो सौभाग्य वो दिया गया। ये इनके बोले, मेरे बोल नहीं है। चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे। देखिए, हम जब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में तो 1 जून 2021 को यहाँ पे शेरपा और सोस की जो मीटिंग्स थी वो की गई थी भारत के अंदर ही। ये वर्चुअली की गई थी मीटिंग थी। ब्रिक्स आप जानते हैं मेरे साथियों, यहाँ पर जो विकासशील देश है उनका समूह है यहाँ पे ब्रिक्स, जिसमें कुछ विकसित भी है। ठीक है, अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय अभी हाल ही में देखिए खेल मंत्रालय ने किसे यहाँ पे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो यहाँ पे कौन सा संघ है मेरे साथियों, उसका नाम है देखिए वैको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो वैको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को देखिए गवर्नमेंट जो रिकॉग्निशन है वो मिल चुका है। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इसे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे ये पूरी की पूरी बॉडी है जो डिजाइन की गई है। और हाल ही में इसे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा मान्यता दी गई है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने जुलाई 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इसे पूर्ण रूप से मान्यता दे दी है। किसी पे वाको को आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को यह मान्यता दी गई है। ये सिंपल क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं ना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इंडियन फ्री स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन को भी यहाँ पे ऑफिशियली देखिए मान्यता दे दी गई है एस स्पोर्ट्स के रूप में। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है। चलिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुख्य अर्थशास्त्री है जिनका नाम है गीता गोपीनाथन, और नासा की जो वैज्ञानिक है कमलेश लुल्ला, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किसके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो सम्मान मिला है वो किसके द्वारा मिला पे देखिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क फाउंडेशन के द्वारा। आप जानते हैं 4 जुलाई की यहाँ पे बात की जा रही थी। देखिए 4 जुलाई को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है यूएसए का, और उसी के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार मिला है। तो गीता गोपीनाथ और यहाँ पे कमलेश लुल्ला देखिए अमन 34 इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस यूएस फाउंडेशन का ये जो अवार्ड दिया गया है। तो 2021 के ग्रेट इमिग्रेंट्स के अंदर देखिए इन्हें प्राइज मिला है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आप इनकी फोटो देख पाएंगे। ठीक है, जो आईएमएफ के देखिए फंड चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। तो यहाँ पे कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा इन्हें पुरस्कार ये दिया गया। अगर हम जब बात करते हैं कार्नेगी कॉर्पोरेशन के बारे में तो थॉमस कीन यहाँ पे चेयर है, एंड्रूज कार्नेगी देखिए यहाँ पे फाउंडर है। 1911 में बनकर तैयार होता है। यूएस के न्यूयॉर्क में जो अवार्ड दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर दी 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर इंडिया ने टारगेट कर दिया है कितना यहाँ पे व्यापारिक निर्यात का। तो यहाँ पे व्यापारिक निर्यात का जो लक्ष्य इंडिया का हुआ है यहाँ पे कितना मेरे साथियों 400 बिलियन यूएस डॉलर। यस, देखिए भले ही इंडिया में कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन आई हो, लेकिन इंडिया का जो व्यापार है काफी ज्यादा बड़ा है। आप देख पाएंगे कि इंडिया यहाँ पे सेट कर चुका है 400 बिलियन डॉलर्स का जो देखिए एक्सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और ये बात की यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा। देखिए भले ही भले ही यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेकेंड वेव आई है, लेकिन कोविड-19 की इस पैंडेमिक के अंदर इंडिया ने देखिए 95 बिलियन डॉलर्स का जो पहला क्वार्टर था ना वो प्राप्त कर लिया सिर्फ एक्सपोर्ट के अंदर। तो इंडिया ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट है जो किया है, उसका जो नया रिकॉर्ड है वो सेटअप कर दिया है। अभी हाल ही में हम कहेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे 1 बिलियन पाउंड ऑफ ट्रेंड को और इन्वेस्टमेंट को देखिए कहीं ना कहीं कगार किया। और अभी हाल ही में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ना उसकी इंपोर्ट पे जो यहाँ पे टैक्सेस थे वो 28% से हटा के यहाँ पे 12% कर दिए गए हैं। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ही सारा का सारा डाटा निकाला गया, जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1957 को की गई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने देखिए साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ट्रेन यहाँ पे फॉरेस्ट टू ट्रेन द फोर्सेस इन दी एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो किसकी सहायता से दी जाएगी, किसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा। तो इसका जो सत्य आंसर है वो यहाँ पे सीडैक। यस, तो सीआरपीएफ ने देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया पे सीडैक के साथ में टू ट्रेन मैन पावर फॉर द फोर्सेस इन द एडवांस टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये कहा जा देखिए कि बेसिकली हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और यहाँ पे जो डाटा एनालिसिस होता है उसमें ये ट्रेनिंग है जो दी जाएगी यहाँ पे सीआरपीएफ के देखिए पर्सनल्स को।
और यहाँ पे देखिए भी बता दी साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि 9 अप्रैल को मनाते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ वैल्यू डे। सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, देखिए ये भारत के अंदर सबसे पुरानी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है मेरे साथियों। 27 जुलाई 1939 को यहाँ पे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 28 दिसंबर 1949 को आजादी के बाद इसे एकीकृत किया गया 71 ईयर्स पहले। और सेवा और निष्ठा का देखिए मोटो है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि अभी यहाँ पे सीआरपीएफ के यहाँ पे जो डीजी है, जो डायरेक्टर जनरल है, वो कौन है? ठीक है, तो प्लीज मेक द कमेंट में आंसर्स का जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, भारत का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो बनेगा कहाँ पे? देखिए जयपुर के अंदर। ये बात हम देख पाएंगे। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे क्या दिया है कि वो यहाँ पे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक सबसे बड़ा या भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाएंगे। और ये 2 फेजेस में किया जाएगा, जिसमें पहले फेज के अंदर 75,000 की जो कैपेसिटी है वो मिलने वाली है। हम जब बात करेंगे देखिए तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। अभी हाल ही में देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 1,30,000 की है। फिर यहाँ पे मेलबर्न है, फिर ईडन गार्डन्स है, नया रायपुर है स्टेडियम पड़ता है रायपुर के अंदर, पर्थ स्टेडियम में देखिए ऑस्ट्रेलिया में, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है इंडिया में हैदराबाद के अंदर, ग्रीनफील्ड पड़ता है देखिए तिरुवनंतपुरम के अंदर, और एडिलेड पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये कुछ बड़े स्टेडियम्स हैं जो विश्व में पाए अभी हैं। अभी हाल ही में देखिए झारखंड के अंदर भी ना यहाँ पे एक नया स्टेडियम बनाया जा रहा है विद कैपेसिटी ऑफ 45,000। ठीक है, रांची के अंदर। यहाँ पे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जब बात करते हैं तो वैभव गहलोत यहाँ पे प्रेसिडेंट है, और हम जब बात करेंगे यहाँ पे सेक्रेटरी के बारे में महेश शर्मा है, और अमिश अस्थावान यहाँ पे मैनेज कोच है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलआईसी के अध्यक्ष की जो रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखिए एक नया यहाँ पे एक चेंजेस किए गए हैं, जिसमें क्या दिया गया कि एलआईसी के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, इनकी जो रिटायरमेंट एज है इसे कर दी गई यहाँ पे देखिए 62 वर्ष। यस, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 62 वर्ष कर दी गई यहाँ पे देखिए एलआईसी की जो चेयरमैन की रिटायरमेंट एज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिसेंटली देखिए ये जो एज है बढ़ा दी गई है। आप जानते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है कहाँ पे? एलआईसी कॉर्पोरेशन जो इंडियन रेगुलेशन एक्ट है उसके 1960 के अंदर। और यहाँ पे एमआर कुमार जो वर्तमान के अंदर एलआईसी की चेयरमैन है, उन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है यहाँ पे 9 महीने का। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी हाल ही में डीबीएस बैंक देखिए रैंक बनाया है भारत के अंदर। फिर यहाँ पे सीएसबी बैंक है, आईसीआईसीआई 3rd नंबर पे है, एचडीएफसी यहाँ पे 4th पोजीशन पे, कोटक महिंद्रा बैंक 5th पोजीशन पे, और एक्सिस बैंक यहाँ पे 6th पोजीशन पर है। रिसेंटली हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी को यहाँ पे फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। और 1 जुलाई 1955 को देखिए एसबीआई की स्थापना हुई थी यहाँ पे गोरवाला समिति की अनुशंसा के आधार पर। एलआईसी की जब बात करते हैं तो एमआर कुमार देखिए वर्तमान में कौन है? मेरे साथ चेयरपर्सन है। इनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया है। और अभी एलआईसी ने अपनी प्रीमियम्स की पॉलिसीज को और ज्यादा इजी करने के लिए इनके साथ एक ऑनलाइन टाइप किया गया। किसके साथ है? पेटीएम के साथ में। ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलआईसी ने प्रीमियम्स को भरने के लिए किसके साथ यहाँ पे टाइप किया? तो आंसर पे पेटीएम के साथ इसका टाइप किया गया है। नाथुराम गोडसे की जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाथुराम गोडसे की जो आत्मकथा है देखिए, जो बायोग्राफी है वो लिखी जा रही है यहाँ पे धवल कुलकर्णी के द्वारा। यस, तो 2022 में की जो बायोग्राफी वो सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम है द नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ द गांधी असैसिनेशन। ये बात की जा रही है यहाँ पे। जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है धवल कुलकर्णी, और पैन यहाँ पे मैकमिलन इंडिया के द्वारा से पब्लिश किया जाएगा। ये आप जान सकते हैं। इसमें देखिए एक दूसरा एस्पेक्ट है जो दिखाया जा रहा है, क्या मैं इस पर ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूँ। तो ये था देखिए साथियों हमारा पूरा का पूरा सेशन आज का करंट अफेयर्स का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको इसमें जानने को सीखने को मिला होगा। ठीक है साथी, चलो तो आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। वो ये है अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। तो सिंपली अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। यदि आप एसएससी एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए देखिए यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे सफलता और संकल्प बैच में जुड़ जाइए, जो अभी यहाँ पे शुरू किए जाने वाले यहाँ पे 7 जुलाई से। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्राइसेस देखिए बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको उसी सब्सक्रिप्शन के लिए बाद में ज्यादा पे करना पड़े। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दीजिए, अभी के अभी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और यदि आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन, खासकर 4 बड़े एग्जामिनेशन जिसमें देखिए हम बात करते हैं मेरे साथियों